हेलो दोस्तों। और आज की जो वीडियो मैं आज जो डिस्कस करूंगा वो सी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है। इसमें ये आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और सी नेट का ये एग्ज़ाम है जो पहले कभी आया है। इसमें पहले बायोलॉजी सेक्शन है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री रखा हुआ है। और बायोलॉजी सेक्शन में आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिले हुए हैं और उसी के आगे उसका आंसर भी है। बस इसको एज इट इज देख लेना। इसमें कुछ करना नहीं है, बस देख लेना कि आपको वो आता है कि नहीं आता है, क्योंकि पेपर तो ये सॉल्व है और उसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो यहाँ से बन जाएगा। तो वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि पॉलिनेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिनेशन इन ए क्लोज्ड फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इज ए क्लोज्ड फ्लावर इन आर, तो किस में मिलेगा आपको? क्लेस्टोगेमी, क्लेज्मोगेमी, जेनोगेमी, गैइटोनोजेमी। तो इसका आंसर है क्लेस्टेनोगेमी। इसमें क्या दिया हुआ है कि क्लेस्टोगेमी क्लोज फ्लोर में ये होता है, और क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन का इसमें कोई चांस नहीं होता, और इसमें होता है वाइला और कॉमिलेनिया। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो क्या बताया जा रहा है कि पॉलिनेशन क्लोज फ्लोर में क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगेमी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें वाइला और कॉमिलेनिया इसके एग्जाम्पल है, और सेल्फ पॉलिनेशन ये करते हैं, और क्लोज फ्लावर में ये आपको मिलते हैं। और आपको क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं होता है। देर इज नो क्रॉस पॉलिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूटेरस इज सिंगल इन फीमेल एंड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं वॉम्ब। वॉम्प जो है, सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाता है। जो यूटेरस इन सिंगल इन फीमेल, तो उसको वॉम्प बोला जाता है। यूटेरस इज कॉमनली कॉल्ड एज वॉम्प, ठीक है। इट इज वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट एंड ग्रो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और वहीं पे ये ग्रो करता हुआ रहता है। इसे सिंगल मस्कुलर ऑर्गन, फीमेल में इसको सिंगल मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। तो वॉम्प जो हो जाता है इसका सही आंसर हो जाता है। फिर है थर्ड, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएट इन द ईयर, तो 1955 51 में ये आपकी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इनिशिएट कर दिए गए थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका एक्सप्लेनेशन में कि ऑफिशियली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1959 में इन्होंने चालू कर दिया था। और इसका जो काम था वो कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना था, जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी इंट्रोड्यूस कराए गए, प्रमोट किए गए। तो ये इसमें इसका फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक हो जाता है, 1951। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट इन, तो F1 जनरेशन पेरेंट्स में रिजेंबल हो सकती है, एक जैसी हो सकती है। उसका जो एग्जाम्पल होगा वो कोडोमिनेंस होता है। कोडोमिनेंस इन बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप ही वो एक्सप्रेस होते रहते हैं इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस की कंडीशन में। जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप, ये क्या करता है, बोथ पेरेंट्स में आपको शो होगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी कि कोडोमिनेंस ठीक हो जाता है। फिर है फाइव फाइव इन लैक ओपेरॉन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन आपको 3 मिलते हैं, ये रहा इसका सही आंसर। इसको 3, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो इसमें जो 3 मिलते हैं वो लैक जेड मिलेगा, लैक वाई मिलेगा और लैक ए मिलेगा। तो ये और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनके आप फंक्शन और पढ़ लेना कि कौन कौन से हैं, तो ये आगे के एग्जाम में आ सकते हैं, तो फंक्शन भी इसका पढ़ लेना। जैसे बीटा ग्लाइकोसाइड के लिए लैक जेड क्या करता है, बीटा ग्लाइकोसाइड के लिए, परमिनेज के लिए लैक वाई, और ट्रांस एसिटाइलेज के लिए लैक ए। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लेना। सिक्स क्वेश्चन है, व्हेन एन ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम द फाउंडर्स एंड इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि आपका जो स्मॉल ग्रुप होता है वो अलग चला जाए पॉपुलेशन से, वो अलग चला जाए और एक अपने आप में बना ले, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे,
फाउंडर इफेक्ट बोलोगे। इसमें क्या होता है, लेस जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन इसमें देखने को लिए मिलता ही नहीं है, अगर मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। और इसको ही क्या बोलते हैं, जेनेटिक फॉर्म का ये एक क्या होता है, पार्ट होता है जेनेटिक फॉर्म का। तो इसको जेनेटिक फॉर्म के नाम से भी आप बोल सकते हो कि ये उसका ही एक फॉर्म होता है, फाउंडर ग्रुप। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, फाउंडर इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवंथ, द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज मिलती हैं। एंटीबॉडीज क्या है, जैसे एंटीबॉडीज में आप देखोगे कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसमें ईमोग्लोबुलिन ए मिलेगा। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का काम क्या है, जो भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में फाइट करना, यानी कि इनका काम हो गया फाइट का। इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न की अपनी तो इम्यूनिटी होती नहीं है, तो ये कोलेस्ट्रम देते हैं। कोलेस्ट्रम देने के बाद में उसमें पैसिव इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो इन्फेक्शन से फाइट कर ले या बच सके। ठीक है, उसके बाद में लार्ज हॉल, नेक्स्ट वाला है लार्ज हॉल। बताइए, लार्ज हॉल इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या होता है, CO2 के प्रोडक्शन से स्विच चीज जो होती है, चीज जो होती है उसमें इस तरीके का जो रिएक्शन होती है उसे स्विच चीज में लार्ज होल बनता है। ठीक है, जैसे इसका देखो, पेप्रोपियो प्रोपिनो बैक्टीरियम सेरेमेनाई, प्रोपियो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनाई, स्विच चीज जो बनती है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनाई के थ्रू बनती है। और इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है आपका, CO2 ज़्यादा बनती है। तो द गैस एक्यूमुलेट, और ये गैस जो होती है वो जमा होने लगती है, और उसके बाद में क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, होल्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है, इसमें होल्स हो जाते हैं। यानी कि इस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये वाला बैक्टीरिया की इसमें इसके थ्रू ये रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, इसमें CO2 का क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन होने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है, होल्स बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद नाइन्थ जो क्वेश्चन आता है, नाइन्थ क्वेश्चन जो आता है कि DNA फ्रेगमेंट कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय यूजिंग, तो कौन से ऐसी चीज़ है जो DNA फ्रेगमेंट को जोड़ती है, तो क्या वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, क्या वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, नहीं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, नहीं। DNA लाइगेज है, हाँ ये DNA लाइगेज होता है। DNA लाइगेज का कैसे करोगे, ये DNA हेलिकेज तो नहीं है। DNA लाइगेज का कैसे बताओगे आप कि DNA लाइगेज DNA फ्रेगमेंट बाई क्या करता है, फॉर्मिंग फास्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड, फास्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड बनाता है, और क्या करता है, जेनेटिक रिप्लिकेशन, और क्या करता है, रिप्लिकेशन में इसका यूज होता है। और क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को क्या करता है, जोड़ देता है, कहाँ पे, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, कौन बनाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, DNA लाइगेज। ठीक, अब जो क्वेश्चन आएगा वो 10 आएगा, 10वां आएगा। इसमें क्या है कि व्हेन वन स्पीसीज कॉज हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, क्या कर रही है, हार्म कर रही है। कौन सी, वन स्पीसीज, किसको, दूसरी ऑर्गेनिज्म को हार्म कर रही है, ना ही उसका उसमें कोई फायदा है, ना ही उसमें उसका कोई नुकसान है, फिर भी वो उसको कर रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एमनेजिज्म। इसमें क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, हार्म द अदर इज अनअफेक्टेड, मतलब कि एक स्पीसीज हार्म करेगी बट अदर वाली जो होगी वो अनअफेक्टेड होगी, उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि पेंसिलियम सिक्रेट पेंसिलिन विच किल्स बैक्टीरिया, तो क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, AMENNSASALISM, तो ये इसको याद रखने वाली चीज है। और पेंसिलिनियम जो होता है अनअफेक्टेड होता है उस केस में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आप इसको देख लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो कलर चेंज कर ले रहा हूँ कि
द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कैसे है? माइकोप्लाज्मा के लिए कलर चेंज करूंगा कि स्पीसीज कहाँ गया, विच वन स्पीसीज, नहीं ये नहीं है, माइकोप्लाज्मा ये हो गया। माइकोप्लाज्मा का जो इसका यहाँ पे मिलेगा वो आगे जाके कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट सेल्फ रिप्लिकेशन ऑर्गेनिज्म होती है। और क्या होती है? सिंपलेस्ट रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म होती है, तो इसका माइकोप्लाज्मा हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद में एक जो आंसर है वो यहाँ पे देखो आप 15 वाला पढ़ो कि सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी आपको सेल्डन और सेवॉन ने दी थी। कब दी थी? 1839 टू 39, 1838 टू 39, ये वाला ईयर याद रख लो, ये इम्पोर्टेंट ईयर है कि उसने बताया था कि ये सेल से मिलके चीज़ें बनी हुई होती हैं और इस सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है कि सेल्डन और सेवॉन, किसने? सेल्डन और सेवॉन ने ये चीज़ बोली गई थी कि क्या बोली थी? क्या बोली थी कि सेल थ्योरी उसने दी थी, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी उसने दी थी। अब आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि रेंज अनाटमी किसमें देखा गया था? C4 प्लांट इसका आंसर हो जाता है कि C4 प्लांट में ये देखा जाता है। जैसे मेज, क्या? MEAIZE, जैसे मेज। इट फीचर्स बंडल सीथ सेल सराउंडिंग वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स और बंडल सीथ। अब इसका एक अलग करेक्टरिस्टिक्स हो गई, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करता है। यहाँ पे लिख देते हैं फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है? क्या करता है? रिड्यूस करता है। रिड्यूस करता है, कम करता है। इसको याद रखेंगे कि ये फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करता है। क्या? रेंज अनाटमी कहाँ, किसकी पत्तियों पे मिलती है? C4 प्लांट्स की पत्तियों पे ये मिलती हैं। C4 प्लांट्स की पत्तियों पे मिलती हैं। 17 देखो, ईच मेमेलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी। तो एक मेमेलियन, एक मतलब प्रत्येक हीमोग्लोबिन या फिर एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के नंबर को कैरी करता है? अब मुझे बताइए कितने को करता है? 4 को। कितने को करता है? 4 को। कैसे? कि मॉलिक्यूल हैज ए 4 आयरन एटम। तो 4 आयरन एटम है तो वो ऑक्सीजन एक आयरन एटम एक मॉलिक्यूल पे लग जाता है। एक आयरन एटम एक मॉलिक्यूल पे लग जाता है, तो उसको ही आप क्या बोलोगे? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये एक हीमोग्लोबिन लेके जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 18, जो 18 वाला देखिए आप कि 18 वाला क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसको ये बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है? PQRS जैसा ये चलती हुई होती है, कार्डिक के लिए यूज की जाती है, कार्डियक के लिए यूज की जाती है, यानी कि दिल के लिए। ठीक। इसमें क्या है? P वेव, Q वेव, T वेव या Z वेव। तो Z वेव यहाँ पे यूज होती हैं ECG में। ECG में क्या यूज होती है? Z वेव। कैसे? ECG इंक्लूड्स क्या करती है? PQRS एंड T वेव, जबकि जेड वेव इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ECG। तो जेड वेव इसमें ECG में नहीं आती है। तो आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन ऐसे है कि ECG में कौन सी वेव देखी जाती है? तो कौन कौन सी देखी जाती है? P देखी जाती है, और क्या देखी जाती है? Q देखी जाती है, और आपको क्या देखी जाती है? T वेव देखी जाती है। क्या नहीं देखी जाती? आपको क्या नहीं देखी जाती है? क्या नहीं देखी जाती है? जेड वेव नहीं देखी जाती है। जेड वेव नहीं देखी जाती है। तो ये आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो कि जेड वेव यहाँ पे नहीं देखी जाती है। अब 19 क्वेश्चन है आपका। 19 क्वेश्चन क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। तो एक्युमुलेशन हो गया यूरिया का, तो उसको क्या बोलोगे? ब्लड को तो आप उसको बोलोगे यूरीमिया। क्या बोलोगे आप उसको? यूरीमिया। यूरीमिया इसको बोलोगे। ठीक है। कैसे कैसे इसका एक्सप्लेनेशन आगे है कि एक्सप्लेनेशन में मतलब
देखो कि जब एक्सेस यूरिया आपका ब्लड में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं इसको? यूरेमिया। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं कि यूरेमिया किसको बोलते हैं? जब क्या होता है कि एक्सेस यूरिया या ज़्यादा यूरिया आपके ब्लड में चला जाए तो उसको यूरेमिया बोलेंगे। इससे होता क्या है? इससे होता है किडनी फेल। इससे क्या होता है? किडनी फेल। और क्या करता है? इसके लिए टॉक्सिसिटी जब हो जाती है तो इसके लिए आपको डायलिसिस करानी पड़ती है, क्योंकि आपके ब्लड में यूरिया ज़्यादा आपके ब्लड में ज़्यादा यूरिया आने लगा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे कि आरएनए एक्टिव राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए आरएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में। कैसे? द न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए कौन प्रोवाइड करता है या कौन बनाता है? तो बनाता है न्यूक्लियस, NUCLEOLUS। तो न्यूक्लियस बनाता है। इसको क्या करते हैं? राइबोसोमल यूनिट सब यूनिट क्या करती हैं? असेंबल करती हैं। और क्या होता है? ये आपको न्यूक्लियस के अंदर भी क्या मिलता है? फाउंड होता है, यानी कि मिलता है। तो ये आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट वाले जो वीडियो में मैं फिजिक्स सेक्शन को डील करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ लगे तो कमेंट में बताना कि कैसा रहा।